सो हाय एवरीवन, दिस इज़ अश्विन जायसवाल एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। अब हम लोग अपने क्लास 12 के कॉमर्स ISC कॉमर्स सिलेबस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को कंग्रेचुलेशंस, आप सब क्लास 12 में पहुंच गए हैं। ये हमारा एकेडमिक्स का आखिरी साल है, स्कूल लाइफ का आखिरी साल है एंड एक साल हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर सिलेबस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम लोग अपने पहले चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट से शुरू करने जा रहे हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट के जो नोट्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर किए गए हैं। यू कैन गो टू द टेलीग्राम चैनल एंड डाउनलोड दीज नोट्स। अभी हर चैप्टर के नोट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। सो आप नोट्स को डाउनलोड करके प्रिंट करा लेना। ये नोट्स आपके बुक से ही बनाए गए हैं, बट थोड़े इररेलेवेंट पॉइंट्स को हटा के ओनली द रेलेवेंट पोर्शन, जो एग्जाम ओरिएंटेड पोर्शंस है, उन्हीं को इन नोट्स में शामिल किया गया है। सो ये नोट्स बहुत ही वेल रिसर्च्ड एंड पास्ट एग्जाम बेस्ड ये नोट्स बनाया गया है। इस नोट्स के बाहर से आपको और कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इतना मेरा गारंटी है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। सो बिजनेस एनवायरनमेंट से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। व्हाट डू वी मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट? अब देखो, जैसे ह्यूमन एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, आपने बचपन में एनवायरमेंटल स्टडीज़ या एनवायरमेंटल एजुकेशन में पढ़ा होगा ह्यूमन एनवायरनमेंट। सो व्हाट इज़ ह्यूमन एनवायरनमेंट? हमारे सराउंडिंग्स में क्या क्या आता है? आप बोलोगे वाटर बॉडीज़ आते हैं, लैंड आता है, एयर आता है, एनिमल्स हो गए, ठीक है, तरह तरह के केमिकल्स हो गए। मतलब हमारे सराउंडिंग में जो भी आते हैं वो ह्यूमन एनवायरनमेंट है। बी इट एनिमल, बी इट प्लांट्स, वाटर, एयर, लैंड, कुछ भी जो भी हमें अफेक्ट करता है, जो भी इंसानों को अफेक्ट करता है, वो सब ह्यूमन एनवायरनमेंट के पार्ट हो गए। सिमिलरली जो भी चीज़ बिजनेस को अफेक्ट करेगा वो सब बिजनेस एनवायरनमेंट हो गए। एवरीथिंग एंड एवरीवन, ठीक है, एवरीथिंग जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स, तो बेसिकली एवरी फैक्टर्स, ठीक है, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट्स हो गया, बेसिकली ऑल द फैक्टर्स एंड ऑल द पीपल, जैसे कंज्यूमर्स, जैसे कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, जैसे सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो हर वो फैक्टर एंड हर वो इंसान जो एक बिजनेस को अफेक्ट करे, वो बिजनेस एनवायरनमेंट है, वो बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या हो गया? बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ सम टोटल, सबको मिला के, किनको मिला के? ऑल द फैक्टर्स एंड ऑल द पीपल दैट अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे देखो, इंडिविजुअल्स का बात कर रहा है। इंडिविजुअल्स मतलब लोगों का बात हो रहा है। बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन कौन आते हैं? नंबर 1 इंडिविजुअल्स आते हैं। इंडिविजुअल्स कौन हो गए? लोग, जैसे कि कस्टमर आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा, यस, आपके रेवेन्यू को इम्पैक्ट करता है। सेकंड, इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशन जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। एंड अदर फोर्सेस, फोर्सेस जैसे कि इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, वॉर बिटवीन द कंट्रीज, कुछ भी हो सकता है जो बिजनेस को इम्पैक्ट करे। जैसे रशिया में, यूक्रेन में वॉर चल रहा है, तो आपको क्या लगता है वहाँ बिजनेस बड़ा सही तरीके से हो रहा होगा? बिजनेस सब रुके हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। सो बिजनेस को अफेक्ट करने वाले इंसान, इंस्टीट्यूशंस, फैक्टर्स, तीनों को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है? बिजनेस एनवायरनमेंट बन जाता है। ये जो आपको डेफिनेशन दिया हुआ है, ये डेफिनेशन आपके ICSE काउंसिल ने 2014 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था और उसका जो सोल्यूशन ICSE ने पब्लिश किया था, वही सोल्यूशन का ये डेफिनेशन है। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप इसी डेफिनेशन को लर्न कीजिए। बुक में भी दिया हुआ है ये, बट आई हैव गिवन ओनली दैट पोर्शन जो ICSE आपसे एक्सपेक्ट करता है कि ये आप लिख कर आना, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और जो जो चीज़ मेरे नोट्स में बोल्ड किया हुआ है ना, ये आपको एग्जाम में अंडरलाइन करके आना है, क्योंकि आप तो बोल्ड कर नहीं पाओगे, आपको अंडरलाइन करके आना है इन सब चीज़ों को। चलिए फैक्टर्स पे आते हैं। फैक्टर्स जो कि फीचर्स जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट के होते हैं, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं? जो चीज़ें हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगी उनके बारे में कुछ बात बताना है। नाउ दिस आई हैव टेकन फ्रॉम योर बुक, ठीक है, जो CB गुप्ता का बुक है, वहाँ से
आई हैव टेकन ओनली दोज लाइन्स जो आपको एग्जाम में लिख करके आना है. नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आपको नोट्स प्रिंट करा लेना चाहिए, बिकॉज देखो यहाँ पे साइड में आई हैव केप्ट स्पेस फॉर नोट्स, मतलब जैसे आई विल बी यूजिंग सम एग्जाम्पल्स, तो वो एग्जाम्पल आप वहाँ पे लिख सकते हैं. ठीक है, या मेरा कुछ बोला हुआ बात आपको लगा कि अरे ये इंपॉर्टेंट बात है, तो उसको आप साइड में लिख सकते हैं. ठीक है, सो नोट्स को प्लीज़ प्रिंट करा के पढ़िएगा. नाउ पहला फीचर, लेट अस डिस्कस द फीचर्स. फीचर नंबर 1 देखो बोल रहा है टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. ध्यान से समझना, यहाँ से MCQ भी बन सकता है एंड लॉन्ग क्वेश्चंस तो आते ही हैं. ठीक है, ट्राई टू फॉलो दिस पॉइंट. पॉइंट नंबर 1, टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्सेस मीन्स दोज फोर्सेस विच यू कैन नॉट कंट्रोल. ठीक है, जो चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो आपके कंट्रोल के बाहर है. यहाँ पे एक्सटर्नल का मतलब होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सटर्नल का मतलब होता है जो चीज़ अनकंट्रोलेबल है. वो बिजनेस एनवायरनमेंट का एक फीचर है. वन ऑफ द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज दैट यू कैन नॉट control, you cannot stop it from changing, you cannot control it. वो होगा अपने हिसाब से चेंज. आपको अपनी स्ट्रैटेजी अलग उसके हिसाब से बनाना पड़ेगी. जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपका एक कॉम्पिटिटर आ गया सेम बिजनेस का, आप उसको आने से नहीं रोक सकते. दैट इज एक्सटर्नल, दैट इज अनकंट्रोलेबल. यू कैन नॉट स्टॉप समबडी फ्रॉम डूइंग द सेम बिजनेस, बट यू कैन क्रिएट योर ओन स्ट्रैटेजीज. ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया कि बिजनेस एनवायरनमेंट आर टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. बिजनेस एनवायरनमेंट एक्सटर्नल फोर्सेस है, यानी कि अनकंट्रोलेबल है. आप इसको होने से नहीं रोक सकते, आप इसको चेंज होने से नहीं रोक सकते. आप अपना स्ट्रैटेजी बाद में बनाओ, बट यू कैन नॉट स्टॉप इट फ्रॉम हैपनिंग. पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है जनरल एंड स्पेसिफिक. देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ना, वो जनरल भी हो सकता है, मतलब सबके लिए, एंड स्पेसिफिक भी हो सकता है, मतलब ओनली रिलेटेड टू यू. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर सरकार ने नया टैक्स लाया, जैसे सरकार ने 2017 में GST लाया था. ठीक है, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड GST इन 2017, तो वो तो सबके लिए था ना, पूरे इंडिया के लिए था. मेरे बिजनेस के लिए अकेला थोड़ी ना था. दैट वाज फॉर ऑल द बिजनेसेस. इसको हम लोग बोलते हैं जनरल. जो सबके लिए हो वो जनरल. बट इट कैन बी स्पेसिफिक ऑल्सो. इट कैन बी स्पेसिफिक ऑल्सो. स्पेसिफिक में क्या क्या आ जाता है? जैसे इन्वेस्टर, जो लोग हमें पैसा देते हैं बिजनेस करने के लिए, इन्वेस्टर नाराज होकर चला जाए तो क्या पूरा इंडिया का लॉस है? ये तो सिर्फ मेरा लॉस है ना. मेरा इन्वेस्टर चला गया तो पूरे इंडिया का लॉस नहीं है. दिस इज जस्ट माई लॉस. ठीक है, मेरा कस्टमर मेरा प्रोडक्ट अब नहीं खरीद रहा तो क्या पूरे इंडिया का लॉस हो गया? दिस इज जस्ट माई लॉस. तो कुछ चीज़ें हैं जो जनरल होती हैं, जो सबके लिए होती है, जैसे कि लॉ आ गया, नया टैक्स आ गया, दैट्स जनरल. But then there are certain things that can be specific also. So business environment क्या होता है? दोनों. Business environment can be general also, it can be for everyone, it can be for specifically you also. I hope this point is clear. ठीक है. Point number 3. Point number 3 आता है interrelatedness. Interrelatedness का मतलब होता है एक चेंज आने की वजह से दूसरी चेंज भी आ जाती है. ठीक है, एक चेंज आने के वजह से दूसरी चेंज भी आ जाती है. जैसे कि यहाँ पे आप ही के बुक का एग्जाम्पल है. देखो, ग्रोइंग अवेयरनेस हो रहा है हेल्थ केयर के बारे. ठीक है, कोविड जब से आया था तो अब लोग थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो जा रहे हैं. ठीक है, पीपल आर हैविंग गुड क्वालिटी फूड, क्लीन फूड खा रहे हैं, वेजिटेरियन फूड्स खा रहे हैं, तो पीपल आर बिकमिंग हेल्थ अवेयर. ठीक है, अब इसके चलते क्या हो रहा है? देखो, new health products and services are in turn changing the life of the people. अब क्या हो रहा है ना, because people are becoming more health conscious, तो अब आप देखोगे पहले कोका कोला आता था, अब डाइट कोक आ गया है ना. पहले जिम्स कम थे, अब देखो बहुत ज़्यादा जिम्स खुल रहे हैं. ठीक है, पहले चॉकलेट्स में शुगर भर दिया जाता था, अभी चॉकलेट्स निकल रहे हैं शुगर फ्री वाले. तो अभी बहुत तरह तरह के ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो कि मतलब लोगों ने हेल्थ कॉन्शियस होना स्टार्ट किया, तो देखो इधर प्रोडक्ट्स चेंज होने लग गए. कोल्ड ड्रिंक्स की जगह अब डाइट कोल्ड ड्रिंक्स आने लगा. ठीक है, पहले रेस्टोरेंट्स खुलते थे, अब जिम खुलने लग गए. सो वन चेंज लीड्स टू अनदर.
लोगों का कॉन्शियसनेस इज लीडिंग टू प्रोडक्ट्स चेंज, ठीक है। तो थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, बिजनेस इन्वायरमेंट इंटर रिलेटेड होता है, एक चेंज दूसरा चेंज को ले आता है। नंबर 4 इज कॉम्प्लेक्स एंड नंबर 6 इज अनसर्टेनिटी। इन दोनों को एक साथ डिस्कस करना है। 4 and 6 वी आर गोइंग टू डिस्कस टुगेदर। तो 4 नंबर पॉइंट क्या बोलता है? पॉइंट नंबर 4 सेज बिजनेस इन्वायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स, मतलब समझ पाना डिफिकल्ट है, इसको समझ पाना डिफिकल्ट है, बिकॉज सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग एंड एक चेंज की वजह से दूसरा चेंज हो जाता है, इसको समझ पाना बहुत डिफिकल्ट है, ये आपको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिजनेस इन्वायरमेंट, दैट इज़ वाई हमें हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस मैनेजर्स का ज़रूरत पड़ता है बिजनेस में, बिकॉज इट इज़ नॉट सो प्लेन एंड सिंपल, ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना, हमारे को कैसे अफेक्ट कर रहा है ये समझना बहुत डिफिकल्ट है। एंड नंबर 6 जो है ना, नंबर 6 वाला बोल रहा है अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब फ्यूचर प्रेडिक्शन इज डिफिकल्ट। कॉम्प्लेक्स क्या था? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, करेंटली भी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये आप बगल में लिख सकते हैं, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और अनसर्टेनिटी का मतलब होता है डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। देखो थोड़ा सा बहुत स्लाइट डिफरेंस है, वो पॉइंट नंबर 4 था समझने में डिफिकल्ट है, पॉइंट नंबर 6 है फ्यूचर प्रेडिक्शन डिफिकल्ट है, और स्लाइट डिफरेंस है इसमें, ठीक है। अनसर्टेनिटी वाला पॉइंट फ्यूचर के बारे में बात करता है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ नोकिया, आप बगल में लिख सकते हैं, आपको रिवीजन करने में काम आएगा। फॉर एग्जांपल नोकिया, अब देखो नोकिया एक टाइम इंडिया के मोबाइल मार्केट को रूल कर रहा था, बट आज आप देखेंगे तो नोकिया इज़ नोवेयर, ठीक है, बहुत छोटा शेयर हो गया उसके मार्केट का। नाउ व्हाई दिस हैपेंड? देखो एक टाइम था 2010-11, इस टाइम में ना एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी स्प्रेड हो रही थी। 2010-11 के टाइम में एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी वो स्प्रेडिंग, एंड जो नोकिया से पीछे वाली कंपनीज थी उन्होंने एंड्रॉयड को एक्सेप्ट कर लिया, दे एक्सेप्टेड एंड्रॉयड एंड दे वर गोइंग अहेड विथ इट। बट नोकिया को लगा ना, उसको लगा कि नहीं ये एंड्रॉयड कुछ चलेगा है नहीं, पीपल विल नॉट पीपल विल नॉट अडेप्ट टू एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी, लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नोकिया को ऐसा लगा था, फ्यूचर प्रेडिक्शन, उसको लगा कि लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। एंड्रॉयड चल गया और नोकिया चला गया, मार्केट से नोकिया साफ हो गया, बिकॉज पीपल एक्सेप्टेड एंड्रॉयड, पीपल को स्मार्टफोन्स लगने लगे, एंड्रॉयड टेक्नोलॉजीज आ गई, ठीक है, एंड्रॉयड ऐप्स आ गए, लोगों को बड़ा मज़ा आने लगा और नोकिया मार्केट से बाहर हो गया। इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी। कोविड के टाइम में देखिए बहुत सारे वेल एस्टैब्लिश्ड ऑफलाइन टीचर्स अब कहीं नहीं है, क्यों? क्योंकि वो ऑनलाइन नहीं आए, उनको लगा कि कोविड है 1 महीने में चला जाएगा, 2 महीने में चला जाएगा, 6 मंथ्स में चला जाएगा। देखो कोविड आज भी है, तो उन्होंने अपने स्ट्रैटेजीज को चेंज नहीं किया, फ्यूचर ठीक से प्रेडिक्ट नहीं कर पाए, देखो बर्बाद हो गए। सो बिजनेस इन्वायरमेंट, हाउ थिंग्स अफेक्ट यू, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अनसर्टेनिटी यही पॉइंट है, अनसर्टेनिटी है कि फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, आगे क्या होगा ये प्रेडिक्शन बहुत डिफिकल्ट होता है। दिस इज अनदर फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नाउ रिलेटिविटी, रिलेटिविटी का पॉइंट बहुत सिंपल है। सी रिलेटिविटी का पॉइंट इज कि कुछ चीज़ें एक जगह पे रेलेवेंट है बट सेम चीज़ इज नॉट रेलेवेंट इन अदर प्लेसेस। बिजनेस एनवायरनमेंट का ऐसा ही है, कहीं पे कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा रेलेवेंस है, कहीं पे उसका रेलेवेंस नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल, आप ही का बुक का ये एग्जांपल है कि इंडिया में साड़ी का डिमांड बहुत हाई है, बिकॉज ट्रेडिशनली वुमेन ऑफ इंडिया वेयर साड़ी, तो यहाँ पे डिमांड बहुत हाई है। बट अगर आप जापान चले जाओ तो जापान में साड़ी का डिमांड इज़ वेरी लेस, बिकॉज ट्रेडिशनली वुमेन ओवर देयर डू नॉट वेयर साड़ी। अब साड़ी तो प्रोडक्ट एक ही है, बट ऐसा क्यों कि यहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे कम? बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट्स, यहाँ के सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऐसे हैं कि यहाँ के सारी बिजनेस को सपोर्ट मिलता है। बट जापान का जो सोशल
ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स एंड रिलीजन एंड कल्चर जो है वहाँ पे सारी बिजनेस को सपोर्ट नहीं मिलता। तो ऑल्दो बीइंग द सेम प्रोडक्ट फॉर द सेम जेंडर, सेल्स में बहुत डिफरेंस है। दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव। रिलेटिव मतलब एक जगह रेलेवेंस है, दूसरी जगह रेलेवेंस नहीं है सेम चीज़ों का, ठीक है। तो जब कोई चीज़ डिफ़र करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, प्लेस टू प्लेस, तो उसको हम लोग रिलेटिव बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 तक ही इंपॉर्टेंट था। आप देखोगे तो आपके बुक में 4 और पॉइंट्स दिए हुए हैं। दीज पॉइंट्स आर काइंड ऑफ रेपिटेशन, जो पहले हमने पॉइंट्स कर लिया उसी का रेपिटेशन है, इनमें कुछ नया नहीं है। जैसे कि आप देखो पहला वाला यहाँ पॉइंट नंबर 8 बोल रहा है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल ये हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद, जब हम लोग माइक्रो एंड मैक्रो डिस्कस करेंगे। विल बी डिस्कसिंग दिस वेरी सून, ठीक है। म्यूचुअल डिपेंडेंस, देखो हमने एक पॉइंट किया था ना, इंटर रिलेटेडनेस, मतलब एक चेंज होने से दूसरा चेंज हो जाएगा, वही पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट हमने बीच में स्किप कर दिया था, ये डायनामिक वाला। डायनामिक वाला पॉइंट का मतलब है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ना वो रेगुलरली चेंज होता रहता है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज नॉट स्टैटिक, इट इज डायनामिक। आज जैसे कि आप मोबाइल का मार्केट देख लो, आज मोबाइल फ़ोन्स कैसे मिल रहे हैं, क्या क्या फीचर्स है। क्या 10 इयर्स पहले मोबाइल फ़ोन में सेम फीचर्स थे? कैमरा तक नहीं होता था, इंटरनेट फैसिलिटी बहुत सारे फ़ोन्स में नहीं थे, वीडियो रिकॉर्डिंग फैसिलिटी, वीडियो कॉल फैसिलिटी, म्यूज़िक का फैसिलिटी, ऐप्स डाउनलोड करने की कुछ नहीं था पहले। आज देखो क्या क्या है, कितना चेंज हो गया ये। और आज से 10 इयर्स के बाद यू कांट इवन प्रेडिक्ट कि आज से 10 इयर्स के बाद क्या होगा। वाई? बिकॉज थिंग्स आर डायनामिक, और डायनामिक होने के चलते ही ये अनसर्टेन होता है। डायनामिक होने के चलते ही अनसर्टेन होता है। डायनामिक मतलब चेंज होता रहेगा। सो बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग। आज जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इंडिया में, ऐसा 30 इयर्स पहले नहीं था और ऐसा 30 इयर्स बाद भी नहीं होगा, बिकॉज थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है। ओके, सो अब देखो ये डायनामिक वाला पॉइंट है। एंड नाउ कम टू दिस पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10, अच्छा पॉइंट नंबर 10 थोड़ा अलग है। पॉइंट नंबर 10 इज डाइवर्सिटी, मतलब बहुत तरीके का। डाइवर्सिटी मतलब तरह तरह का बिजनेस एनवायरनमेंट है। कुछ चीज़ों में आपको दिखेगा कि बहुत सेल होता है, कुछ चीज़ों में आपको दिखेगा कि सेल ही नहीं होता है। कुछ प्रोडक्ट्स का बहुत क्रेज़ है इंडिया में, कुछ प्रोडक्ट का सेम इंडिया में कोई क्रेज़ नहीं है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट बड़ा ही डाइवर्स है, बहुत तरह तरह का है, ठीक है। पहला पॉइंट जो किए थे हम लोग, नॉन कंट्रोलेबल, जो हम लोग पढ़े थे ना, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो देखो यहाँ पे फिर से वही पॉइंट रिपीट हो गया। नाउ व्हाई आई हैव गिवन 11 पॉइंट्स। जनरली हम लोग 5 पॉइंट करेंगे कॉमर्स में, जनरली विल डू 5 पॉइंट्स, बट कहीं कहीं पे आई विल बी डूइंग मोर देन 5 पॉइंट। जहाँ पे आई विल बी डूइंग मोर देन 5, आप भी मोर देन 5 करना, क्योंकि यहाँ पे आपके काउंसिल ने लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर में एक MCQ बनाया था। तो यहाँ से ना कोई भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट दे कैन डू, देखो पहला 7 आर मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। फर्स्ट 7 आर मोर इंपॉर्टेंट, फर्स्ट 7 को आप डेफिनेटली कीजिएगा। फर्स्ट 7 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डेफिनेशन मतलब लैंग्वेज के साथ लर्न होना चाहिए, पॉइंट भी और उसका एक्सप्लेनेशन भी। लास्ट 4 आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट। आप MCQ पर्पस के लिए बस हेडिंग्स याद रखना, क्योंकि वो आपको ऐसे पूछ सकते हैं, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। वो आपको 3 सही दे देंगे, 1 गलत आंसर देंगे, मतलब 3 गलत आंसर देंगे, 1 सही आंसर देंगे। तो उसके लिए आपको पॉइंट हेडिंग एटलीस्ट लर्न होना चाहिए। तो फर्स्ट 7 यू लर्न एवरीथिंग, लास्ट 4 यू जस्ट लर्न द पॉइंट हेडिंग्स, ठीक है। अच्छा, नाउ दिस इज़ वन पोर्शन जो अब सिलेबस में है नहीं, ठीक है। दिस इज़ नो मोर इन द सिलेबस। ये 2013 में था, 2014 में आपका सिलेबस चेंज हुआ था। सो 2014 से पहले दिस वाज इन द सिलेबस। एक बार के लिए आई हैव केप्ट इट, आप इसको एक बार देख सकते हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम लोग चलते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे ग्रीन में जितने भी है ना पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे यू लुक एट दिस क्वेश्चन, आपसे एग्जाम में 2015 में पूछा था, कोई भी 3 फीचर्स समझा दो। अभी जो हमने किया ना 11 फीचर्स, कोई भी 3 फीचर समझा दीजिए, ठीक है, 3 मार्क्स। 2018 में क्वेश्चन आया, कोई भी 4 फीचर समझा दो। 2022 में क्वेश्चन आया है, 2023 में 5 फीचर समझा दीजिए। तो ऑल 5 फीचर्स। तो क्वेश्चंस जो है यहाँ से बहुत आते हैं, इंडिविजुअली भी आते हैं,
वो आपको इंडिविजुअली पूछ सकते हैं कि ये पॉइंट समझाओ, वो पॉइंट समझाओ, एंड दे कैन गिव यू लाइक दिस ऑल्सो। 3 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछा हुआ है, ठीक है, 5 मार्क्स तक का पूछा हुआ है। देखो, आई हैव गिवन यू पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, दिस डज नॉट मीन कि 3 मार्क्स का आया तो इस बार भी 3 मार्क्स का ही आएगा। दे कैन आस्क फॉर 5 मार्क्स। तो आप सेफ्टी पर्पज़ के लिए 5 तो बहुत अच्छे से करके रखना, ठीक है। चलिए, बट यहाँ पे 7 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फर्स्ट 7 इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दिस पोर्शन। अब हम लोग आते हैं, अगेन दिस पार्ट आई हैव टेकन फ्रॉम योर बुक, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना इतना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस इन्वायरमेंट, क्या फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 आता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, देखो हेडिंग में ही एक्सप्लेनेशन छुपा है, नाम में ही एक्सप्लेनेशन छुपा है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, पहला कदम चलने का फायदा, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। जो पहले भाग गया वो रेस ज़्यादा चांसेस है कि वही रेस जीतेगा, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे हैव गिवन, एक सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दे हैव टोल्ड यू कि मारुति जो है उसने देखा इंडिया में, उसने रिकग्नाइज़ किया कि इंडिया में ना लोगों को कार खरीदना बहुत अच्छा लगता है, मतलब पीपल लव इट, कि जब उनके पास कार होता है वो दूसरों को बताते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं, सो पीपल वांट टू हैव कार्स। बट पैसा बहुत ज़्यादा लगता है ना, कार खरीदने में मेहनत बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। सो मारुति ने ये चीज़ देखा कि देखो लोगों में डिमांड तो है कार का, बट लोग ज़्यादा पैसा खर्चना नहीं चाहते, पीपल डोंट वांट टू स्पेंड मोर। सो मारुति ने क्या किया, स्मॉल अफोर्डेबल कार्स बनाना शुरू किया। उसने अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को समझा, उसने अपने कस्टमर के नीड को समझा, और कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग, बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, स्मॉल एंड अफोर्डेबल कार्स। और मारुति ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया, सबसे पहले उसने स्मॉल एंड अफोर्डेबल कार्स उतार दिए मार्केट में। एंड आज भी पेट्रोलियम व्हीकल्स में 50% मार्केट शेयर, मतलब आधा मार्केट शेयर मारुति के पास है। बाकी जितने भी कंपनीज है, फोर्ड हो गया, टाटा मोटर्स हो गए, ठीक है, ह्यूंडई हो गया, बहुत सारे और भी कंपनीज है, वो मिला करके 50 है और मारुति अकेला 50%। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है, और ये कब हो पाएगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको कब मिलेगा, जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझोगे, जब आप समझोगे कि आपको चीज़ें अफेक्ट कैसे करती है, कस्टमर आपको कैसे अफेक्ट करता है, कस्टमर की नीड्स आपको कैसे अफेक्ट करती है, ये समझेंगे तो ही तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले पाएंगे। सेकेंड पॉइंट इज अर्ली वार्निंग सिग्नल। अब देखोगे यहाँ पे भी मारुति का ही दे हैव गिवन एग्जाम्पल। देखो जब न्यू फर्म्स आए मार्केट में, ठीक है, और कंपनीज आना शुरू हो गई, फॉरेन कंपनीज आना शुरू हो गई, तो मारुति ने क्या किया, अपना प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा दिया, ठीक है, 3-fold बढ़ा दिया, मतलब 3 गुना कर दिया। इंक्रीज इन प्रोडक्शन होने से उनको फास्टर डिलीवरी करने का चांस मिल गया। बिकॉज देखो कार का क्या होता है ना, कार में आप जब खरीदने जाते हैं आपको एडवांस बुकिंग कराना पड़ता है, ठीक है, बहुत जगह ऐसा सिस्टम है कि आपको बुकिंग कराना पड़ता है, ऑन स्पॉट आपको नहीं मिलता है कार। शोरूम्स में जनरली आपको ऑन स्पॉट नहीं मिलता है, आपको जा करके बुकिंग कराना पड़ता है, फिर आपको बाद में मिलता है। सो जब आप बुकिंग कराते हैं कंपनी उसको मैन्युफैक्चर करती है, मैन्युफैक्चर करके भेजा जाता है, फिर वो आपको मिल जाता है। मारुति ने क्या किया, इस चीज़ को देखा कि लोग आएंगे, बुकिंग करेंगे और फिर खरीदेंगे, इससे बढ़िया मारुति पहले से बना के रखता था, ज़्यादा बना कर रखता था, 3 टाइम्स बना कर रखता था। जो पहले कर रहा था उससे 3 गुना काम करने लगा, एंड 3 टाइम्स उसने कार बना करके रेडी कर लिया। और उसके बाद जब लोग आते थे तो बुकिंग छोड़ो, डायरेक्टली कार मिलता था। शोरूम्स में जाते थे, मारुति के शोरूम्स में, और सीधा कार लेकर आते थे। नो बुकिंग पीरियड, नो वेटिंग पीरियड, नो एडवांस बुकिंग, नथिंग, जस्ट गो एंड बाय एंड कम। तो मारुति ने अर्ली वार्निंग सिग्नल पकड़ लिया। उसने जैसे ही देखा कि और लोग आ रहे हैं, देखो जब तक अकेले हैं तब तक तो ठीक है, जब देख रहा है कि और लोग आ रहे हैं तब कुछ तो करना पड़ेगा ना।
तो मारुति ने अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझा। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट में सिर्फ कस्टमर नहीं होता, कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं। उसने अपने कॉम्पिटिटर्स को देखा, उनके स्ट्रैटेजीज को देखा और मार्केट को देखा और फिर अपना एक डिसीजन ले लिया। तो अगल बगल क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है वो पता होना चाहिए, देन ओनली आप मार्केट में टिक पाओगे। ठीक है, कस्टमर फोकस नंबर 3। आप अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते हैं, कुछ समझ है आपको अपने बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो आप कस्टमर पे फोकस रखोगे, कस्टमर के नीड्स को सैटिस्फाई कर पाओगे। ठीक है, सो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, इसमें कुछ। पॉइंट नंबर 4 सेज स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझेंगे, कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है समझेंगे, सरकार क्या नियम ला रही है वो समझेंगे, ये सबको अगर आप समझते हो तो फिर आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे लेट मी टेल यू, अब जैसे यहाँ पे आपका बुक वाला एग्जांपल है। ठीक है, आईटीसी का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। आईटीसी जो आप लोग क्लासमेट के नोटबुक्स यूज़ करते हो वो आईटीसी बनाती है। आईटीसी बहुत वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इसके बारे में हम लोग लेटर चैप्टर में पूरा केस स्टडी डिस्कस करेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग आप यहाँ पे ध्यान दीजिए आईटीसी के बारे में। आपका बुक का एग्जांपल है, सो आई एम टेकिंग दिस ओनली। आईटीसी ने एक इंडिया में टूरिज्म इंडस्ट्री को ग्रो करते हुए देखा। ठीक है, आईटीसी ने इंडिया में टूरिज्म इंडस्ट्री, बोथ डोमेस्टिक टूरिज्म मतलब देश वाले ही जब घूमते हैं इंडिया में, एंड फॉरेन टूरिज्म जब विदेशी लोग आके इंडिया में घूमते हैं, दोनों ही ग्रो कर रहा था। ठीक है, अभी देखो गवर्नमेंट ने भी बहुत नया नया फैसिलिटी बना दिया है, बड़े शहरों में मेट्रो आ गया है, अभी वंदे भारत चल रहा है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल वेरी इजी हो गया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया बहुत ही वेल कनेक्टेड हो गया है हमारे बाकी इंडिया से। ठीक है, सो बेसिकली इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, रोड्स बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, रेलवेज हो रहा है, मेट्रो बन रहा है, एयरवेज का इंतजाम हो रहा है। सो अभी क्या है ना, आईटीसी ने एक चीज़ देखा इसमें, आईटीसी ने एक चीज़ देखा। देखो बहुत लोग इसको पॉलिटिकल नज़र से देखते हैं कि पॉलिटिक्स का ये काम हो रहा है, बट आईटीसी ने इसको बिजनेस के नज़र से देखा। आईटीसी ने देखा कि इतना रोड बन रहा है, रेलवेज हो रहा है, मेट्रो बन रहा है, एयरवेज का डेवलपमेंट हो रहा है, वाटरवेज का डेवलपमेंट हो रहा है। आईटीसी ने एक चीज़ समझ लिया कि अब लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आज किसी को नॉर्थ ईस्ट में भी घूमना है तो कनेक्टिविटी है, आराम से जाके घूम के आ सकते हैं। आज किसी को नॉर्थ वाले को साउथ में जाना है या साउथ वाले को ईस्ट में जाना है, कहीं जाना है, ट्रेन कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयरवेज का कनेक्टिविटी, रोड का कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है। आईटीसी ने इस चीज़ को देख लिया और आईटीसी एक चीज़ समझ गया कि अब सिंस आना जाना इजी हो रहा है तो टूरिज्म ग्रो करेगा। पहले लोग जाते नहीं थे क्योंकि जाने का ऑप्शन नहीं था, अब लोग जाएंगे क्योंकि बहुत इजी हो गया जाना। तो आईटीसी ने इस चीज़ को देख करके रैपिडली इंडिया के बड़े शहरों में एंड टूरिस्ट स्पॉट्स में अपना होटल का चेन स्टार्ट कर दिया। वो आईटीसी का जो 5 स्टार होटल्स होता है ना, यहाँ पे वो चीज़ नहीं लिखा है, बट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, आईटीसी ने 5 स्टार होटल्स, रिजॉर्ट्स ये सब बनाना शुरू कर दिया। अब जब इंडिया में ये सब चीज़ डेवलप हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है और अभी और भी होगा, जब नाउ व्हेन पीपल हैव रियलाइज्ड कि अच्छा अब इधर से उधर जाना बहुत इजी हो गया है, अब कौन से कंपनी ने रिजॉर्ट्स खोल के रख दिए पूरे इंडिया में? आईटीसी ने। ठीक है, तो आईटीसी ने ये सब देख करके अपना स्ट्रैटेजी बनाया। देखो देखा सब ने था, ठीक है, नया ट्रेन खुल रहा है सब ने देखा, बट इसका फ़ायदा किसने उठाया, इसको लेके स्ट्रैटेजी किसने बनाया? आईटीसी ने। तो देखना और देख करके स्ट्रैटेजी बनाना ये बिजनेस का काम है। ठीक है, बिजनेस का काम है कि अपने इन्वायरमेंट को समझे, जिस इन्वायरमेंट में है वहाँ क्या चेंजेस आ रहा है, उस चेंजेस को कैसे कैपिटलाइज करना है, दिस इज द वर्क ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, तो दैट्स स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। कोपिंग विद द चेंज, अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को समझते हैं तो आप चेंज के साथ जाओगे। जो 2010, 2009, 2011 के टाइम में जो मोबाइल कंपनीज थी, उन्होंने देखा एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी आ रहा है, उन्होंने एक्सेप्ट किया एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी को, उन्होंने कोप अप किया चेंज के साथ। जिसने नहीं किया वो बाहर हो गया, बट जिन्होंने किया आज वो मार्केट लीड कर रहे हैं, पहले वाले से ज़्यादा आगे निकल गए हैं। तो
कोप अप करने में ईजी होता है, चेंज के साथ अडेप्ट करने में ईजी होता है इफ़ यू अंडरस्टैंड द बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। एंड पब्लिक इमेज भी आपका अच्छा रहता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, वैसे 5 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज द लास्ट वन आई एम डूइंग। पॉइंट नंबर 6, पब्लिक इमेज, आपका पब्लिक में रेप्यूटेशन बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझेंगे, कस्टमर के नीड्स को समझेंगे, कॉम्पिटिटर्स के थ्रेट्स को टैकल कर लेंगे, बढ़िया स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, समय पे लोन वापस करेंगे, तो आपका पब्लिक इमेज बनेगा। टाटास को देख लो, टाटास आज का कंपनी नहीं है, बहुत पुरानी कंपनी है, कितने आए और कितने गए, बट टाटास अभी भी टिके हुए हैं। कितना रिस्पेक्ट है उनका, है ना। क्यों रिस्पेक्ट है? क्योंकि इतने दिनों से कस्टमर को सर्व कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 आप एक बार देख लीजिएगा, ये ग्रीन में जो लिखा हुआ है, दिस इज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2018 सैम्पल क्वेश्चन पेपर एंड 2017 आईएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। 5 मार्क्स के लिए आया था और 5 मार्क्स के लिए आप फिर से सकता है, ठीक है। सो आप इसको करके रखना। नाउ वी आर मूविंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। जब हम लोग फीचर्स कर रहे थे, व्हेन वी वर डूइंग द फीचर्स, तो यहाँ पे एक पॉइंट आया था, दिस वन, पॉइंट नंबर 8, मल्टी डायमेंशनल, जो आई टोल्ड यू कि आई विल डिस्कस इट लेटर। तो देखो यहाँ पे माइक्रो एंड मैक्रो वाली बात है। मल्टी डायमेंशनल मतलब कितने पार्ट्स है बिजनेस एनवायरनमेंट के, माइक्रो एंड मैक्रो। तो चलो देखते हैं माइक्रो एंड मैक्रो को, बिजनेस एनवायरनमेंट के कितने पार्ट है। तो पहले चार्ट से समझते हैं, फिर चार्ट को जाके हम लोग डिस्कस भी करेंगे आगे जाके। सी डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट वो हमने पढ़ा था ना, जनरल एंड स्पेसिफिक, वही वाला है। सी माइक्रो एनवायरनमेंट हो सकता है, बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी माइक्रो। माइक्रो मतलब दैट विल अफेक्ट ओनली यू, विच विल अफेक्ट ओनली यू। एंड मैक्रो कौन सा होता है? मैक्रो मतलब विच विल अफेक्ट एवरीवन। तो ये जनरल है, अगर आपने नोट्स प्रिंट करा लिया है तो यहाँ पे लिखिए बगल में जनरल और यहाँ पे लिखिए स्पेसिफिक। माइक्रो वाला स्पेसिफिक टू यू, मैक्रो वाला जनरल फॉर एवरीवन, ठीक है। लिखते चलना, नोट्स को प्लीज़ प्रिंट करा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका यही करके जाने से हो जाएगा, आपको एग्जाम के लिए और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का जरूरत नहीं है, सब कुछ इसमें कवर्ड है। पास्ट एग्जाम वाला पोर्शंस कवर्ड है, बुक के सारे रेलिवेंट पार्ट कवर्ड है। एंड वन मोर थिंग, आई विल बी शेयरिंग ट्रैक शीट्स दिस टाइम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था 16 फेब को कॉमर्स का एग्ज़ाम हुआ था, to my students I shared it before only, but Instagram पे publicly I shared it 1 day before exam, ठीक है। एग्ज़ाम के एक दिन पहले I shared it। एंड आपका एग्ज़ाम 2 पार्ट्स में होता है, एक 16 मार्क्स का MCQ फिल इन द ब्लैंक शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं 16 मार्क्स का, एंड 64 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहता है, जो ये सब है 64 मार्क्स का। आई हैड शेयर्ड अ ट्रैक शीट जो कि मेरे इंस्टाग्राम पे है। वो ट्रैक शीट से आउट ऑफ 64 62 मार्क्स का कॉमन आया था। आउट ऑफ 64 62 मार्क्स का एग्ज़ाम में कॉमन आया था, ठीक है। सो दिस टाइम अगेन आई विल बी शेयरिंग द ट्रैक शीट्स, आई वोंट टेक इट टू लॉन्ग, मतलब उतना एग्जाम तक नहीं जाएंगे। आई विल बी शेयरिंग इट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर होगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। आप उतने ही क्वेश्चंस करके जाना, इसी नोट से करके जाना, आपको और कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो लेट अस कंटिन्यू नाउ। अब देखो, अब माइक्रो मैक्रो को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सी माइक्रो क्या है? आपको अफेक्ट करने वाला। मैक्रो क्या है? सबको अफेक्ट करने वाला। अभी माइक्रो पे फोकस करते हैं। माइक्रो में भी 2 हो जाते हैं, इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर की बात, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात है। एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब बिजनेस के बाहर की बात, बाहर वाले लोग हैं बट इफेक्ट सिर्फ हम ही को करेंगे। माइक्रो है ना, तो माइक्रो में इफेक्ट हम ही को करेंगे बट वो बाहर वाले लोग हैं, ठीक है। लेट अस डिस्कस इन डिटेल नाउ। सो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट, एंड माइक्रो में भी कौन सा? इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स या इंटरनल एनवायरनमेंट, वो सारे फैक्टर्स विच विल अफेक्ट ओनली अस, और ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात है, ठीक है। चलो, सबसे पहला पॉइंट आता है कॉर्पोरेट कल्चर, हमारे बिजनेस के अंदर की बात। कॉर्पोरेट कल्चर से क्या मतलब है? कॉर्पोरेट कल्चर का मतलब है हमारे वैल्यूज, बिलीव्स, एटीट्यूड क्या है।
देखो हर बिजनेस का, अभी देखो SBI क्या चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है, आप सबको पता है क्या चीज़ के लिए फेमस है। तो अभी क्या है ना, कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है कि आप कैसा एटीट्यूड दिखाते हो, आपके क्या बिलीव्स है, क्या वहाँ का कल्चर है, क्या वैल्यूज़ है, ठीक है। जैसे आपका स्कूल, फॉर एग्जांपल आपका स्कूल, देयर आर सर्टेन स्कूल जहाँ पे बच्चे एब्सेंट करें उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड देयर आर सर्टेन स्कूल जो एब्सेंटिज्म को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है, टाइमिंग्स को लेके बहुत डिसिप्लिन्ड है, आपको विद इन टाइम स्कूल एंटर कर जाना है, छुट्टी होने के बाद आप स्कूल लीव कर सकते हो, एब्सेंट ज़्यादा किया तो आपको डायरी में लिखवा के आना पड़ता है, गार्जियन से साइन करवा के आना पड़ता है कि आपने क्यों एब्सेंट किया था। तो सर्टेन स्कूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट विद दिस, दैट्स देयर कल्चर। और आपका कल्चर जैसा रहेगा वही डिसाइड करेगा कि आप रेस में कितने आगे जा रहे हैं, ठीक है। जिन स्कूल्स को मतलब ही नहीं है स्टूडेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, वो लेट आता है, वो स्पोर्ट्स वाले दिन ब्लैक शूज़ पहन के आ जाता है, ठीक है, तो वैसे स्कूल्स आप जानते हैं कितना फेमस होते हैं, फिर वो क्या नाम होता है उन स्कूल्स का, क्या रेपुटेशन होता है। तो बिजनेस इस पे बहुत डिपेंड करता है कि आपका कल्चर कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपके एटीट्यूड कैसा है, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, वैल्यूज़ कैसा है आपका, इस पर डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस कितना आगे जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आपके मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इस पे भी डिपेंड करता है कि आप रेस में कितनी आगे तक जाओगे, ठीक है। जैसे इलॉन मस्क की जो कंपनी है, उसके कोई भी कंपनी को ले लो, उसके हर कंपनी का एक मिशन रहता है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। वो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों बनाते हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल इसलिए बनाते हैं ताकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यूज़ ना हो। वो लोग स्पेस एक्स का जो कंपनी है वो रीयूजेबल रॉकेट बना रहा है। रीयूजेबल रॉकेट पहले होता नहीं था, रॉकेट एक बार गया बस ख़त्म, उस पर जो भी रिसोर्सेज लगे वो बर्बाद हो जाएंगे उसके बाद, मतलब और कोई काम में नहीं आएंगे। नाउ ही इज़ मेकिंग रीयूजेबल रॉकेट्स। तो देखो आपके बिजनेस का कैसा मिशन एंड ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पस है आपके कंपनी का, क्यों बिजनेस स्टार्ट किए हो, क्या टारगेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को डिसाइड करने में कि आपका बिजनेस कहाँ तक जाएगा। सो दिस इज अनदर इंटरनल फैक्टर। नेक्स्ट आता है टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग हैं वो कितने क्वालिफाइड है, जो लोग टॉप पे बैठे हैं आपके कंपनी में वो कितने पढ़े लिखे, कितने एक्सपीरियंस्ड, कितने ऑनेस्ट, कितने कनेक्शन वाले लोग हैं, कहाँ तक पहुँचे उनकी। तो these things we discuss in the top management structure। इस पे भी डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस कहाँ तक जाता है। अगर आपके टॉप के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके टॉप के लोगों को बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, ना तो उनकी कहीं तक पहुँच है, तो फिर वो बिजनेस कहाँ तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पावर स्ट्रक्चर। देखो हम लोग जितने भी पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं ना, अभी बाहर वालों का बात नहीं हो रहा है, अभी जो बात हो रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन का ही बात हो रहा है। हमारा मिशन, हमारा वैल्यूज एंड बिलीव्स, हमारे टॉप के लोग, सब में हमारा बात हो रहा है, ठीक है। पावर स्ट्रक्चर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव्स में पावर कैसे बटा हुआ है। देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या होता है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर डिसीजन मेकर्स, यहाँ पे लिख लेना ऊपर में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर डिसीजन मेकर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव्स आर डिसीजन इम्प्लीमेंटर्स। इनका काम है डिसीजन को लागू करवाना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम है डिसीजन लेना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्शन देते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव अकॉर्डिंगली काम करते हैं। तो ये दो तरीके के लोग हैं, एक इशारा देते हैं, दूसरे काम करते हैं। इन दोनों में पावर कितना बटा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये बिजनेस के सक्सेस में और फेलियर में। दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, हमारे कंपनी का ब्रांड इमेज कैसा है, हमारी कंपनी का इमेज कैसा है, हम मार्केट में किस वजह से फेमस है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। हमारे कस्टमर्स अट्रैक्शन करने की ताकत, हमारे लोन लेने का चांसेस, सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। Banks will not give us loan if we don't have a good image. Customers will not come to us if we don't have a good image. So everything depends on type of image.
ठीक है, हमारी इमेज किस तरीके की है उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा बिजनेस कितना सक्सेसफुल होगा, हमारे कॉन्टैक्ट्स कितने अच्छे अच्छे बनेंगे, इस पर डिपेंड करता है। ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज, हमारे पास जो लोग हैं, जो मशीन है, जो रिसोर्सेज है, वो किस क्वालिटी के हैं। मशीन एडवांस्ड है, लोग पढ़े लिखे हैं, स्किलफुल है, पैसा बहुत है, क्या कंडीशंस है हमारे रिसोर्सेज के। तो जैसा हमारे रिसोर्सेज रहेंगे, ह्यूमन रिसोर्स और मटेरियल रिसोर्स, जैसे भी हमारे रिसोर्सेज रहेंगे वैसा बिजनेस चलेगा। अच्छे रिसोर्सेज अच्छा बिजनेस, खराब रिसोर्सेज खराब बिजनेस। बहुत सिंपल सा बात है, ठीक है। आप इन पार्ट्स को प्लीज़ गो थ्रू कर लीजिए एक बार। 5 पॉइंट्स तो डेफिनेटली करना। देखते हैं यहाँ से क्या क्वेश्चन आया है। पहले एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स आ चुका है, बट 3 आया है, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार 3 ही आएगा, इट कैन बी 5 ऑल्सो, बट ये क्वेश्चन आया है। आई एम जस्ट शोइंग यू कि यहाँ पे 2015 में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट एंड अब हम लोग चैप्टर के टूवर्ड्स द एंड हम लोग पहुँचने वाले हैं। सी अभी भी माइक्रो पे है। माइक्रो मतलब जो पोर्शन आपको मतलब जो फैक्टर्स आपको अफेक्ट करेंगे उनको माइक्रो फैक्टर्स बोलते हैं। बट ये फैक्टर्स नॉट ओनली आपको अफेक्ट करेंगे, बट ये बाहर वाले फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों की अब बात होगी, ठीक है। नाउ पे अटेंशन, यहाँ पे एक देखो टर्म आ रहा है स्टेक होल्डर। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय स्टेक होल्डर्स? स्टेक होल्डर्स आर दोज पीपल हु हैव इंटरेस्ट इन योर बिजनेस, मतलब आपके बिजनेस से लेना देना है उनका। जैसे कस्टमर्स गेट प्रोडक्ट फ्रॉम योर बिजनेस, कॉम्पिटिटर्स आपके मार्केट शेयर से रिलेटेड लोग हैं, गवर्नमेंट दे गेट टैक्सेस फ्रॉम यू, बैंक्स दे गिव लोन टू यू। तो मतलब आपके बिजनेस से लेना देना जिनका होता है उनको हम लोग स्टेक होल्डर्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, सो let's discuss external people who affect our business, only our business, ठीक है। हमारे कस्टमर्स पूरे इंडिया को इम्पैक्ट नहीं करते, हमारे कस्टमर्स सिर्फ हम ही को इम्पैक्ट करते हैं। मेरा कॉम्पिटिटर पूरे इंडिया को इम्पैक्ट नहीं करता, मेरा कॉम्पिटिटर सिर्फ मेरे को इम्पैक्ट करता है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दोज पीपल हु विल इम्पैक्ट अस बट दे आर फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। यहाँ पे साइड में स्पेस है नोट्स के लिए, आपको अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू हम ये समझाने जा रहे हैं। सो आपको जल्दी लर्न हो जाएगा एग्जाम्पल्स एंड इमेजेस के थ्रू। सो प्लीज़ पे अटेंशन एंड जो भी एग्जाम्पल्स आई एम गिविंग यू आप बगल में वहाँ पे शॉर्ट नोट्स अपना बना सकते हैं, ठीक है। पे अटेंशन, सबसे पहला यहाँ पे आता है कस्टमर्स बाहर वाले लोग हो गए, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं लेस का। फॉर एग्जाम्पल हमारा बिजनेस मान लीजिए लेस का है, तो लेस के कस्टमर्स कौन है? बेसिकली जो यंग ग्रुप है, बच्चे भी होते हैं, एडल्ट्स में भी जो यंग एडल्ट्स है वो भी होते हैं, एंड वो लोग लेस खाते हैं। और लेस का कस्टमर्स पे क्या डिपेंडेंसी है? कस्टमर्स पे ये डिपेंडेंसी है कि कस्टमर्स विल प्रोवाइड रेवेन्यू टू द बिजनेस। तो हमारा बिजनेस कस्टमर्स पे किस लिए डिपेंडेंट है? फॉर रेवेन्यू। जितना उनका नीड सेटिस्फाई होगा उतना रेवेन्यू हमारा बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बाहर वाले लोग जो हमें इम्पैक्ट करते हैं वो है हमारे कॉम्पिटिटर्स। अब जैसे लेस का कौन कॉम्पिटिटर है? फॉर एग्जांपल अंकल चिप्स हो गया, हल्दीराम्स हो गया, ठीक है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। सो ये लोग हो गए लेस के कॉम्पिटिटर्स हमारे मार्केट शेयर खा सकते हैं, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे बोल रहा है जब से ये ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये सब चीज़ें हुई हैं, when businesses have become very easy and even foreign companies are doing business in India, तो Indian companies are facing competition बढ़ गया है यहाँ पे, ठीक है। सो ये हो गए बाहर वाले लोग जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो हमारा शेयर घट जाएगा ना मार्केट में। सो दैट्स देयर इम्पैक्ट, ओके। सप्लायर्स, नाउ लेस के सप्लायर्स कौन होंगे? देखो लेस क्या बेचता है? पोटैटो चिप्स। तो लेस के सप्लायर्स कौन होंगे? पोटैटो फार्मर्स। दे आर सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल। एंड सप्लायर्स पे हम लोग क्यों डिपेंडेंट होते हैं? सप्लायर्स पे हम लोग डिपेंडेंट होते हैं अपने रेगुलरिटी ऑफ प्रोडक्शन के लिए। हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा अगर वो अपना काम रोक दे तो उन पे हम डिपेंडेंट है। एंड वी शुड ऑलवेज कीप लॉट ऑफ सप्लायर्स, ठीक है। एक जन पे डिपेंड होना बहुत भारी पड़ सकता है, ठीक है। रिलायबल होने चाहिए, ये जो सोर्सेज है ना ये रिलायबल होने चाहिए, सो दैट हमारा कंटिन्यूस प्रोडक्शन, देखो क्या लिखा, अनइंटरप्टेड ऑपरेशंस चलना चाहिए, कंटिन्यूटी चलते रहना चाहिए। ये तभी होगा जब सप्लायर अच्छे हैं। उसके बाद देखो लेस ने सप्लायर अच्छा मंगवाया, प्रोडक्शन कर लिया, बट ये मार्केट तक कैसे जाएगा? कस्टमर्स तक कैसे पहुंचेगा? ये मिडिलमैन लोग लेके जाएंगे। मिडिलमैन में कौन कौन आ जाएगा? होलसेलर, रिटेलर, ये सब डिस्ट्रीब्यूटर्स। सो दीज आर मिडिलमैन, और ये मिडिलमैन लोग हमारे और कस्टमर्स के बीच के लिंक है, यहाँ पे मिडिलमैन है, ठीक है।
So they are also important because if they are not there then the product will not reach the customers. फिर जो providers of finance है, सारे बिजनेस अपने जेब से थोड़ी ना लगा के पैसे किए जाते हैं, कुछ पैसे बोरो करके किए जाते हैं. तो जो प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस है, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये भी इंपॉर्टेंट लोग हैं, बाहर के लोग हैं बट इंपॉर्टेंट लोग हैं बिकॉज दे प्रोवाइड अस विद फाइनेंस. एंड इफ़ वी डोंट हैव गुड टर्म्स विद देम, इफ़ वी डोंट हैव अ गुड इमेज इन फ्रंट ऑफ देम, वी आर नॉट गोइंग टू गेट द मनी. बिजनेस अपने पैसे से करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है. अपने पास करोड़ों रुपए थोड़ी ना है, वो देंगे करोड़ों रुपए, ठीक है. एंड लास्ट, पब्लिक. अब देखो ये पब्लिक और कस्टमर अलग अलग है, ठीक है. कस्टमर वो है जो हमारा प्रोडक्ट खरीदता है, पब्लिक वो है जो बाकी लोग हो गए जो हमारा प्रोडक्ट जिनका कोई लेना देना नहीं. मीडिया इसमें आ जाता है, एजेंसीज, वो क्या बोलते हैं, एनजीओज, वो लोग आ जाते हैं, ठीक है. आप देखो मैगी पे जब बैन लगा था, आपको अगर याद हो 5-6 ईयर्स पहले, मैगी में लेड का एक्स्ट्रा कंटेंट पाया गया था विच इज़ नॉट गुड फॉर द ब्रेन, ठीक है. लेड का कंटेंट अगर आप ज़्यादा खाते हो तो ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है. तो मैगी में वो प्रॉब्लम पाया गया था, मैगी पे बैन भी लगा था. तो उस वक्त मैगी को कौन लोग इम्पैक्ट कर रहे थे? ये बाहर वाले लोग. मीडिया मैगी के अगेंस्ट कैंपेन चला रहा था, बहुत सारे जगहों पे मैगी के लिए अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी हो रहे थे. तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपका कस्टमर और कॉम्पिटिटर यही लोग अफेक्ट करेगा. इवन द पब्लिक एट लार्ज, दे कैन ऑल्सो इम्पैक्ट यू, ठीक है. अब देखो यहाँ पे भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन 2016 में आया था. एंड अगेन इवन दिस कैन बी रिपीटेड, बट आप 5 पॉइंट्स करके चलना, ठीक है. नाउ वी आर कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन. पेस्टल इसको शॉर्ट में बोलते हैं. देखो पेस्टल, P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजी एंड L फॉर लीगल. मैक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट पे हम लोग आ गए हैं. मैक्रो मतलब क्या? मैक्रो मतलब जो सबको इम्पैक्ट करेगा. अब यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है? यहाँ पे आपको पढ़ना है डेफिनेशन, और डेफिनेशन के साथ साथ 2 कंटेंट्स, ठीक है. ये जो है ना कंपोनेंट्स, 2 मेन कंपोनेंट्स आपको पढ़ने हैं. 2 मेन, कम से कम 2-3 भी पढ़ सकते हो, ठीक है. सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. बिजनेस को इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है. व्हाट डू वी मीन बाय इकोनॉमिक इन्वायरमेंट? ऑल दोज फैक्टर्स which are related to economics are economic environment. जैसे कि इन्फ्लेशन, फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द RBI, ठीक है, जिसमें पैसों से रिलेटेड पॉलिसी बन रही है ना, वो सब चीज़ें जो हमें अफेक्ट करती है उनको हम लोग इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बोलते हैं, ठीक है. तो देखो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती है. इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आ जाएंगे, ठीक है. जहाँ पे आपका बिजनेस फंक्शन कर रहा है वहाँ पे कैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है रिगार्डिंग द इंडस्ट्री, रिगार्डिंग RBI पॉलिसी, रिगार्डिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, रिगार्डिंग ट्रेड पॉलिसी, ठीक है. मॉनेटरी पॉलिसी मतलब RBI और फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट. तो जहाँ पे आप फंक्शन कर रहे हो वहाँ पे इन सब चीज़ों का क्या कंडीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड, आप ये वाला कर सकते हो, सेकंड पॉइंट कर सकते हो, इजी है. कंट्री फ़िलहाल किस रेट से ग्रो कर रहा है, किस स्टेज पे है कंट्री, ग्रोइंग स्टेज पे या डिक्लाइनिंग स्टेज पे, और किस रेट से ग्रो हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दीज थिंग्स अफेक्ट योर बिजनेस. अभी श्रीलंका में जाके बिजनेस करना अच्छा बात है क्या? नहीं, क्योंकि श्रीलंका इज़ एक्सपीरियंसिंग डाउन ट्रेंड इन द इकोनॉमी. पाकिस्तान में जाके बिजनेस करना अच्छा बात है क्या? नो, बिकॉज करेंटली दे आर हैविंग डाउन ट्रेंड इन द इकोनॉमी, ठीक है. करेंटली इंडिया इज़ अ गुड प्लेस. अभी हम लोग का इकोनॉमी अपस्विंग में जा रहा है. वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड राइट नाउ. सो बिज़नेस करने के लिए ये बहुत सही जगह है. तो ये सब इम्पैक्ट करता है बिज़नेस को, बिकॉज आप किस जगह पे जाके बिजनेस कर रहे हो, दैट इम्पैक्ट्स अ लॉट, ठीक है. सो इकोनॉमिक कंडीशंस दे इम्पैक्ट अ लॉट. नेक्स्ट आता है सोशल इन्वायरमेंट. देखो सोशल इन्वायरमेंट का 2017 में क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ठीक है. दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन सोशल इन्वायरमेंट के बारे में. तो सोशल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब आप जहाँ बिजनेस कर रहे हो वहाँ का सोसाइटी कैसा, सोशल मतलब सोसाइटी कैसा है. हाउ एजुकेटेड आर द पीपल, हाउ अवेयर आर द पीपल, हाउ मच मनी डू दे हैव इन देयर पॉकेट्स, बिकॉज पैसा होगा तो ही तो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे.
तो आप कोई ऐसे जगह पे चले जाओ जहाँ लोगों के पास पैसा ही नहीं है। गांव में जाके आप KFC का सेंटर खोल रहे हैं, मतलब KFC का आउटलेट खोल रहे हैं, तो अरे लोग नहीं खाएंगे ना, बिकॉज गांव के लोग वेजिटेरियन मोस्टली होते हैं, पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं, दे वोंट बाई योर प्रोडक्ट। एंड एकदम बैकवर्ड एरिया में जाकर आप डायमंड का शॉप खोल देते हो, ठीक है, डायमंड मर्चेंट हो आप, ज्वेलरी का शॉप खोल देते हो जाके एकदम बैकवर्ड एरिया में, कौन खरीदेगा आपका? तो आपको थोड़ा सोसाइटी का पता होना चाहिए, जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ पे लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे आपका प्रोडक्ट, ठीक है। शॉपिंग मॉल आप बना दिए एकदम बैकवर्ड एरिया में जाके, हु इज़ गोइंग टू कम, हु इज़ गोइंग टू बाय? यू शुड हैव एन आइडिया कि जहाँ पर आप बिजनेस करें वहाँ का सोशल कंडीशन क्या है, वहाँ के लोगों का कंडीशन क्या है, एजुकेशन लेवल, देयर लिविंग कंडीशन, their awareness about your product, so all these things count, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रेंड, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा बड़े लोग हैं कि ज़्यादा बच्चे लोग हैं, ज़्यादा मेल है कि ज़्यादा फीमेल है, व्हाट इज़ मोर डोमिनेंट ओवर देयर, ठीक है। फिर उनका ट्रेडिशन, कल्चर, कस्टम्स किस टाइप का है, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स मैटर, ठीक है। देन आता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इस बार पूछा था, इस बार के एग्ज़ाम में 2023 के एग्ज़ाम में पूछा था, 2013 में भी पूछ चुका है। 2013 में दे आस्क्ड अबाउट मीनिंग, एंड 2023 में 10 साल के बाद दे आस्क्ड अबाउट द कंपोनेंट्स, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट जहाँ आप बिज़नेस कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट उसका कैसा है, मतलब हाउ एडवांस इज़ द टेक्नोलॉजी। जैसे अभी टीचिंग का अगर अब मैं बात करूँ तो टीचिंग में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा काम आ गया है, ठीक है। आज के डेट में टीचर्स इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बोर्ड एंड राइटिंग सर्टन थिंग्स। अभी बहुत जगह स्मार्ट क्लासेस आ गया है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स हो रहे हैं, पावर पॉइंट से प्रेजेंटेशन हो रहा है, ठीक है। सो बदल रहा है चीज़, द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ इंक्रीजिंग। सो आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ, व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इन योर बिजनेस, ठीक है। और सिर्फ कितना एडवांस है टेक्नोलॉजी वो नहीं, लोगों में कितना स्किल्स है उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का। सपोज आप एक प्रोडक्ट ला रहे हैं, यू आर ब्रिंगिंग अ प्रोडक्ट विच हैज़ ग्रेट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, बट जहाँ आप बेच रहे हो वहाँ पे लोगों को आता ही नहीं है टेक्नोलॉजी यूज़ करना। सो हाउ मच पीपल आर प्रिपेयर्ड, दिस ऑल्सो यू नीड टू नो, ठीक है। एंड द डिग्री ऑफ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, सिर्फ टेक्नोलॉजी होने से नहीं होगा, कितना वो यूज़ में आ रहा है वो भी देखना पड़ता है। तो ऑल दीज थिंग्स अफेक्ट अ बिजनेस, कितना टेक्नोलॉजी है, कितना लोगों को आता है यूज़ करना, कितना यूज़ हो रहा है टेक्नोलॉजी, ऑल दीज थिंग्स अफेक्ट्स कि वो बिजनेस, मतलब ऑल दीज थिंग्स अफेक्ट अ बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट आती है पॉलिटिकल सिनेरियो। देखो पॉलिटिक्स भी बिजनेस को बहुत इम्पैक्ट करता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का कैसा रिलेशन है, बिकॉज आप बिजनेस जहाँ कर रहे हैं, हो सकता है देश में किसी और की सरकार है, स्टेट में किसी और की सरकार है, अब इन दोनों की लड़ाई में आप पिस जाएंगे बीच में, है ना। सो पॉलिटिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देश की पॉलिटिकल सिस्टम, देखो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देश में डेमोक्रेसी है या ऑटोक्रेसी है, जैसे नॉर्थ कोरिया में है ना, वन मैन रूल, नॉर्थ कोरिया में वन मैन रूल, ठीक है। डेमोक्रेसी इज़ मोर प्रेफरेबल। सेंटर एंड स्टेट का रिलेशन कैसा है, आप जिस स्टेट में जाके बिजनेस कर रहे हैं, अगर सेंट्रल में जिसकी गवर्नमेंट है, स्टेट में भी उसकी गवर्नमेंट है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, बिकॉज वो लोग लड़ेंगे नहीं आपस में। बट सेंट्रल में किसी और की गवर्नमेंट है, स्टेट में किसी और की सरकार है, आप पिस जाएंगे इन दोनों की लड़ाई में, ठीक है। बिकॉज सेंट्रल कुछ और बोलेगा, स्टेट कुछ और बोलेगा, अब आप किसकी सुनोगे, है ना, तो नुकसान आपका होगा। ओके, दो पॉइंट्स काफ़ी है, ठीक है। एंड लास्ट हम लोग आते हैं लीगल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट पे। तो लॉ का क्या कंडीशन है, आप जहाँ बिजनेस कर रहे हो वहाँ पे लीगल फ्रेमवर्क कैसा, क्या बहुत ज़्यादा लॉ है, बहुत ज़्यादा लॉ है तो बिजनेस कैसे करोगे, लॉ ही फॉलो करते रहना पड़ेगा, पेनल्टी बहुत ज़्यादा लग जाएगा, लोग आपके ऊपर केस करते रहेंगे। सो इवन लॉ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर बिजनेस, इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। सो एक बात देख लीजिएगा, सिटीजन्स को कितना राइट्स दिया हुआ है, बिकॉज सिटीजन्स बहुत धमाकेदार लोग होते हैं, वो ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं ना, तो आप पे बहुत तुरंत कंप्लेन कर देंगे वो लोग, ठीक है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, लॉ में कितना फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब बड़ा स्ट्रिक्ट लॉ जहाँ पे होता है वहाँ पे बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज नाउ आप बिजनेस करोगे कि लॉ फॉलो करते रहोगे। बिजनेसमैन को एक फ्री माइंड के साथ बिजनेस करने देना चाहिए, देन ओनली बिजनेसेस विल ग्रो, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द
चैप्टर। अच्छा ये आ गया तो चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप मेरे से सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा सोशल मीडिया हैंडल्स है। दिस लोअर वन इज़ माय पर्सनल आईडी एंड द अपर वन ये मेरे इंस्टीट्यूट का आईडी है। सो आप दोनों जगह पे मेरे को ज्वाइन कर सकते हो एंड वी कैन इंटरेक्ट ऑन सोशल मीडिया एज वेल। ठीक है, चलो कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा। अगर आपको चैप्टर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो इससे मेरे को भी आइडिया लगता है कि हाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड हाउ मच व्हाट चेंजेस आर रिक्वायर्ड। तो अपना फीडबैक ज़रूर देना, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियोज़ में कुछ सजेशन देना है या कुछ डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिख सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप में प्लीज़ मैसेज मत करना बिकॉज बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इतने सारे लोगों को व्हाट्सएप में रिप्लाई करना। आई विल रिप्लाई ऑन यूट्यूब ओनली। ठीक है, यूट्यूब के कमेंट में आई विल रिप्लाई। ओके, यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन पूछा था, 2016 में पूछा था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? देखो SWOT, S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T फॉर थ्रेट्स। ठीक है, 4 चीज़ें हैं। अगर हम लोग यहाँ से समझे तो बेटर रहेगा। देखो ये जो पिक्चर है ना यहाँ पे, देखो 2 चीज़ें इंटरनल होती है, इनहेरेंट होती है, हमारे बिजनेस के अंदर की बात है। 2 चीज़ें क्या क्या? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ होता है हमारा इंटरनल एडवांटेजेस पॉइंट, हमारी ताकत। ठीक है, जैसे हमारे हमारे एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। आवर एम्प्लॉयज़ आर आवर स्ट्रेंथ। बहुत ही वेल क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ है हमारा, बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम है हमारी, एक्सपीरियंस टीम है हमारी, ये हमारा स्ट्रेंथ है, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात है। वीकनेस भी हो सकता है, हमारे एम्प्लॉयज़ हमारे वीकनेस भी हो सकते हैं। हमारे अंदर के लोग बड़े ही लेज़ी है, बहुत ही कामचोर टाइप के हैं, डिसऑनेस्ट है, पैसा चोरी करके भागते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वीकनेस है कि यार ऐसी टीम लेके कहाँ हम लोग जीतेंगे, कौन सा बिजनेस के रेस हम लोग जीतेंगे। तो ये स्ट्रेंथ भी हो सकता है, वीकनेस भी हो सकता है। इंटरनल है तो स्ट्रेंथ या वीकनेस होगा, अगर अच्छी बात है तो स्ट्रेंथ, अगर बुरी बात है तो वीकनेस। बट अगर कोई चीज़ बाहर से आ रही है तो वो अपॉर्चुनिटी या थ्रेट बन जाती है। अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट कम्स फ्रॉम आउटसाइड। जैसे आईटीसी ने देखा ना, आईटीसी ने रिजॉर्ट्स बनाने से पहले अपॉर्चुनिटी देखा। उसने देखा कि सरकार इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रही है तो इससे क्या होगा, इससे लोगों का आना जाना बहुत इजी हो जाएगा। और लोग आना जाना करेंगे तो कहाँ जाएंगे? घूमने जाएंगे, घूमने जाएंगे तो रिजॉर्ट चाहिए होगा, तो रिजॉर्ट बनाना शुरू कर दिया। दिस वॉज अपॉर्चुनिटी। क्या आईटीसी ने रोड बनाया? क्या आईटीसी ने रेलवे बनाया? क्या आईटीसी ने एयरवेज बनाया? नहीं, वो सरकार कर रही थी। उसने देखा और अपॉर्चुनिटी को पहचाना। सो अपॉर्चुनिटी कम्स फ्रॉम आउटसाइड। थ्रेट्स ऑल्सो कम्स फ्रॉम आउटसाइड। सरकार ने ग्लोबलाइजेशन करके विदेशी कंपनीज के लिए इंडिया का दरवाज़ा खोल दिया, आप आइए इंडिया में बिजनेस कीजिए। अब जो यहाँ वाले बिजनेस है उनके लिए तो थ्रेट हो गया ना, पहले अकेले राज कर रहे थे, अब बाहर से लोग आ रहे हैं। सो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आर इंटरनल, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स आर एक्सटर्नल। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट अपॉर्चुनिटीज डू यू सी, व्हाट थ्रेट्स डू यू सी। इसका लिस्ट प्रिपेयर कीजिए। क्यों? क्या होगा ये लिस्ट प्रिपेयर करके? ये लिस्ट प्रिपेयर करके आप एनालिसिस कर सकते हो। ये लिस्ट प्रिपेयर करके आप इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्यों करते हैं स्वॉट एनालिसिस, क्यों करते हैं, क्या चीज़ में काम आएगा। मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट जानकर क्या करोगे? स्ट्रैटेजी बनाएंगे, अपना स्ट्रैटेजी बनाएंगे। कमज़ोरी पता होगा तो ही तो सुधारने के लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे। कमज़ोरी ही नहीं पता है तो क्या करेंगे? अपना स्ट्रेंथ पता होगा तो ही तो उस स्ट्रेंथ पे खेलेंगे। पता ही नहीं है स्ट्रेंथ क्या है तो फिर कहाँ से होगा? ठीक है, बाहर से क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या थ्रेट्स है, पता होना चाहिए, देन ओनली वी कैन स्ट्रैटेजाइज। तो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए स्वॉट एनालिसिस करते हैं। ठीक है, विद दिस द चैप्टर इज़ ओवर। बहुत मेहनत लगता है यार, प्लीज़ एक लाइक कर देना इस वीडियो को एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई रीड देम ऑल। एंड अगर आपका डाउट हो तो प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है।
कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर उसको लिखिएगा। एंड डू फॉलो मी ऑन द सोशल मीडिया, तो हम लोग वहाँ पे भी बात कर सकते हैं, वी कैन इंटरेक्ट ओवर देयर। थैंक यू सो मच, विल मीट सून फॉर चैप्टर नंबर 2।